लास्ट वीडियो तक मैं आपको मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के बारे में बता रही थी, है ना, और उसमें मैंने आपको हीमोफीलिया के बारे में पढ़ाया था. सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है दैट इज ऑल्सो अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, है ना. मैंने जहाँ पे लिस्ट लिखाया था आपको ढेर सारा, उसी में मैंने बताया था इट इज अ सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर. तो इसका इनहेरिटेंस कैसे होगा? जस्ट लाइक हीमोफीलिया, जैसे हीमोफीलिया के जीन का इनहेरिटेंस हुआ था एक्स लिंक्ड, उसी तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के भी जीन का इनहेरिटेंस होगा, है ना. तो जो अगर कोई फीमेल है तो फीमेल में कितना जीनोटाइप्स पॉसिबल है? तो मान लेते हैं देयर इज अ फीमेल, ठीक है. तो फीमेल आपकी नॉर्मल होगी अगर, तो शी विल हैव 2x क्रोमोसोम्स, नॉर्मल 2x क्रोमोसोम्स, है ना. एंड इफ शी विल बी अ कैरियर, तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्स एक्स सी से, है ना. एक एक्स सी मतलब क्या? एक्स क्रोमोसोम विच इज अफेक्टेड बाय कलर ब्लाइंडनेस, है ना. ऐसा एक्स क्रोमोसोम जिसमें कि एक्स वाले क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, ठीक है. एंड द नेक्स्ट इज अफेक्टेड फीमेल, डिजीज फीमेल, ठीक है. अफेक्टेड फीमेल, तो अफेक्टेड फीमेल कैसी होगी? दोनों आपका एक्सी हो जाएंगे, ठीक है. उसी तरह से अगर हम मेल की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट मेल, है ना, तो नॉर्मल मेल आपका कैसा होगा? नॉर्मल मेल विल बी एक्स वाई, है ना. एंड डिजीज मेल कैसा होगा? डिजीज मेल विल बी एक्स सी वाई, है ना. सिंस मेल्स ओनली हैव वन एक्स क्रोमोसोम, तो उनमें कैरियर का कोई भी कंसेप्ट नहीं आता है, ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट योर कलर ब्लाइंडनेस. इसमें याद रखना कलर ब्लाइंडनेस जनरली जो होता है दैट इज ऑफ रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस. डिफरेंट तरह के कलर ब्लाइंडनेस होते हैं, उसमें से जो मोस्ट कॉमन वन होता है दैट इज रेड ग्रीन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस. रेड ग्रीन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? द कोन्स, आपको पता है आपके आईज में कोन्स होते हैं, रॉड्स होते हैं ना. तो कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन एंड रॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्राइटनेस एंड डार्कनेस, जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उस विजन के लिए. तो जो रेड और ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोन्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है. वो वाला जीन ही एब्सेंट होता है जो उन कोन्स को बनाता है, जो उन कोन्स को कोड करता है. तो कोई भी जो अगर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस से जो सफर कर रहा है, उसके पास अगर आप एक रेड कुछ रख दीजिएगा और कुछ ग्रीन सामान रख दीजिएगा साथ में, या अगर आप बुक का पेजेस में रेड ग्रीन से आप लिखिएगा, तो उसे पता नहीं चलेगा कि कौन सा रेड है कौन सा ग्रीन है ना. इधर ही परसीव इट एज ब्लैक, और उसको कोई डिफरेंस नहीं पता चलेगा, कोई अपना ही जैसा कलर उसको दिखेगा, है ना. उनका कलर परसेप्शन बहुत अलग होता है, तो उनको रेड ग्रीन टाइप का कलर ब्लाइंडनेस सबसे कॉमन होता है, ठीक है. ऐसा नहीं है, बहुत लोगों में ऐसा होता है कि रेड अलग से रखा है तो दिख जाता है, ग्रीन अलग से रखा है तो दिख जाता है, लेकिन साथ में रखे रहने पे दे आर नॉट एबल टू डिफरेंशिएट. सो दिस इज रेड ग्रीन टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. ना, तो जो आपको सेक्स लिंक डिजीजेस में पढ़ना था, मेन ऑफ दैट वाज कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया, ठीक है. अब जो नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं दैट इज ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर. तो ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर में लेट अस स्टार्ट विद सिकल सेल एनीमिया. ओके, सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया. सो इन सिकल सेल एनीमिया क्या होता है आपका कि नॉर्मली अगर हम अपने, आपको पता है हमारे आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होता है ना. हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन. याद रखना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ट्रांसपोर्ट करता है. तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है दिस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, है ना. एक बना होता है प्रोटीन पार्ट से, दूसरा बना होता है आपका आयरन पार्ट से, ठीक है. एक उसमें आयरन पार्ट होता है, एक प्रोटीन पार्ट होता है. तो ये जो प्रोटीन पार्ट होता है दैट इज नोन एज ग्लोबिन, दैट इज नोन एज ग्लोबिन पार्ट. ये प्रोटीन का चेन होता है तो उसको हम ग्लोबिन चेन्स भी कहते हैं. तो जो नॉर्मल अडल्ट हीमोग्लोबिन में मेरे को जो हीमोग्लोबिन
मिलता है उसमें 2 अल्फा और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होता है ना। ग्लोबिन चेन मतलब प्रोटीन का चेन। तो एक अल्फा, अल्फा बीटा कुछ नहीं है, बस नाम है उन प्रोटीन चेन्स का, है ना। तो 2 अल्फा प्रोटीन चेन होता है, 2 बीटा प्रोटीन चेन होता है। अब इसमें क्या होता है कि ये सिकल सेल एनीमिया में देयर इज म्यूटेशन, है ना। म्यूटेशन मैंने कहा था आपको, जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सिंस आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपको गौरव सर पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा एक होता है देयर इज पॉइंट म्यूटेशन, है ना। देयर इज पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या होता है कि वन बेस इज सब्स्टिट्यूटेड, एक बेस का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। जो बेस पेयर होता है वो बेस पेयर का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है, इसके नॉर्मली अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मली इसके 6th पोजीशन पे जो अमाइनो एसिड रहता है, प्रोटीन क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है। तो ये जो बीटा ग्लोबिन चेन या बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है, नॉर्मली उसके 6th पोजीशन पे वैलिन वाला अमाइनो एसिड रहता है। आई एम वेरी सॉरी, नॉर्मली ग्लूटामीन रहता है ना। नॉर्मली इट इज ग्लूटामीन, ठीक है। तो ये क्या होता है, आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट ग्लूटामीन, इट्स ग्लूटामिक एसिड, है ना। नॉर्मली 6th पोजीशन में आपका ग्लूटामिक एसिड रहता है, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन, अब ये जो ग्लूटामिक एसिड जो बेस पे जो आपका कोडॉन कोड करता है दैट इज GUG, है ना। आरएनए में अगर GUG वाला कोडॉन होगा तो वो आपके ग्लूटामिक एसिड के लिए आपको कोड करेगा, है ना। अगर आप पढ़े होंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में कोडॉन कैसे अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा होगा यू कैन आस्क मी इन द लाइव क्लास, ठीक है। तो ये GUG जो कोडॉन होता है ये आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए नॉर्मली कोड करता है। अब इस पॉइंट म्यूटेशन या सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्या होता है कि ये जो U वाला, ये जो यूरासिल है आपका, ये जो बेस पेयर है, दिस आई एम वेरी सॉरी, GAG कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, है ना। एडेनिन होता है नॉर्मली यहाँ पे। अब ये जो A होता है बाबू आपका, दिस A गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय U इन द RNA। पॉइंट म्यूटेशन के वजह से ये जो A है ये आपका U से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और U से सब्स्टिट्यूट होने की वजह से आपका जो कोडॉन बनता है दैट इज GUG, एंड दिस GUG कोडॉन codes for another amino acid that is valine, है ना। तो हुआ क्या, एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि नॉर्मली जो बीटा ग्लोबिन चेन रहता है उसके 6th पोजीशन में जो अमाइनो एसिड रहता है दैट इज ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड इज कोडेड बाय द कोडॉन GAG, ठीक है। अब ये GAG जो है इसका म्यूटेशन हो जाता है आपका, है ना। म्यूटेशन कैसे होता है, ये जो इसका बीच वाला बेस पेयर है दैट इज A, that is adenine, this gets substituted by your another base that is uracil, और uracil में substitute होने की वजह से आपका ये जो कोडॉन है, कोडॉन ही चेंज कर जाता है, the codon becomes GUG, और ये जो न्यू GUG कोडॉन है instead of coding for glutamic acid, this codes for amino acid valine, है ना। तो ये जो बीटा ग्लोबिन चेन होता है इसमें आपका ग्लूटामिक एसिड के बदले 6th पोजीशन पे क्या आ जाता है, अमाइनो एसिड वैलिन आ जाता है ना। तो इस वैलिन के आने की वजह से आपका जो बीटा ग्लोबिन चेन बनता है, तो बीटा ग्लोबिन चेन इज डिफेक्टिव, है ना। बीटा ग्लोबिन चेन दिस इज डिफेक्टिव, ठीक है। बीटा ग्लोबिन चेन डिफेक्टिव होता है। अब इसके होने की वजह से क्या होता है कि जब भी आपके बॉडी में लो ऑक्सीजन टेंशन होगा, लो ऑक्सीजन टेंशन होने का क्या मतलब है, लो ऑक्सीजन टेंशन होने का ये मतलब है कि आपके बॉडी में नॉर्मल जितना, अगर जैसे अगर अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, तो नॉर्मली मेरे बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन 99% के करीब होता है ना। मेरे बॉडी में नॉर्मल एम्पल ऑफ ऑक्सीजन मौजूद होता है। जैसे अभी नॉर्मल एनवायरनमेंट में अगर हम खड़े, किसी वजह से अगर ऐसा हुआ कि आपके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल लो हो गया, है ना, आपके टिश्यूज में हाइपोक्सिया हो गया,
द वर्ड इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया मतलब, हाइपो मतलब क्या, कोई चीज कम, ऑक्सिया मतलब क्या, ऑक्सीजन। तो किसी भी रीजन की वजह से आपके सेल्स के पास अगर ऑक्सीजन आना कम हो गया है ना, किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है कि आप एकदम पोल्यूटेड एरिया में चल जाए जहाँ बहुत ज्यादा स्मोक है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ठीक है। आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ गया, आपका आरबीसीज आपका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पा रहा है, तो आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया है ना। तो किसी भी वजह से जब आपके बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, है ना, ऑक्सीजन का लेवल, ऑक्सीजन का टेंशन उसको बोलते हैं, टेंशन अगर आपके बॉडी में कम होगा तो ये बीटा ग्लोबिन चेन क्या करता है, दिस पॉलीमराइजेस, है ना, एक दूसरे के साथ एसोसिएट करता है, और पॉलीमराइजेशन करने की वजह से सिकुड़ जाता है, प्रोटीन अपना शेप ही चेंज कर देता है, और उसके वजह से क्या होता है कि ये जो हीमोग्लोबिन अभी ऑक्सीजन कैरी कर रहा था, ये आपका हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है, शेप चेंजेस, है ना। क्यों, आप बताइए, नॉर्मली जो आपका हीमोग्लोबिन, ये हीमोग्लोबिन का नहीं चेंज करता, वेरी सॉरी, आरबीसी का शेप चेंज कर जाता है, ठीक है। नॉर्मली जो आपका आरबीसी रहता है वो कैसा रहता है, इट इज बाइकनकेव, ऊपर और नीचे से बीच में से दबा रहता है, एंड अगर ऊपर से व्यू देखे तो गोल जैसा रहता है, इस टाइप का शेप रहता है आरबीसी का। इसके अंदर आपका हीमोग्लोबिन रहता है ना। अब अगर ऑक्सीजन का टेंशन कम हुआ तो यहाँ पे जितने भी बीटा ग्लोबिन चेन होगा इसमें ये पॉलीमराइज कर जाएगा, पॉलीमराइज कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, एक साथ हो जाएगा, उससे क्या होगा, आरबीसी का आपका शेप चेंज कर जाएगा, है ना। द शेप ऑफ आरबीसी विल चेंज, एंड चेंज करने की वजह से नया शेप कैसे हो जाएगा, ऐसे सिकुड़ गया, आप सोचिए, दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप, है ना। स्पिंडल शेप और कहाँ आपको मिलता है, योर स्मूथ मसल्स आर ऑफ स्पिंडल शेप, है ना। तो ये आरबीसी जो होता है, जो नॉर्मल बाइकनकेव सर्कुलर शेप होता है उसका, उससे वो स्पिंडल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी था, जो आरबीसी एकदम स्पेशियस होता है ना ऑक्सीजन को लाने ले जाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए, अब ये जैसे ही शेप चेंज किया तो क्या हुआ, उसका ऑक्सीजन कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी तो घट गया, आपके सेल्स को ऑक्सीजन मिलना कम हो जाएगा। दूसरा, आरबीसी जैसे ही आपका शेप चेंज करता है ना, तो इसके वजह से दो तीन चीज और होता है, आप लिखते जाइए, है ना। सबसे पहला तो क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन शेप ऑफ आरबी, सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज पॉलीमराइजेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, पहला स्टेप। उसके चलते क्या हुआ, फ्लो चार्ट देके लिखो, उसके चलते the shape of RBCs change from biconcave to spindle shape, ठीक। इसके वजह से क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस, है ना। फर्स्ट पॉइंट इज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ आरबीसी डिक्रीजेस, ठीक है। दूसरा लिखो, अब नॉर्मली जो होता है आपके ब्लड वेसल्स में आरबीसी बहुत आराम से बिना लड़े झगड़े, है ना, एकदम अलग अलग करके ट्रैवल करता है, लेकिन ड्यू टू दिस पॉलीमराइजेशन कैपिलरीज के पास ये आरबीसीज ऐसे करके आपका ग्रुपिंग होने लगता है ना, ये आरबीसीज ऐसे करके कैपिलरीज ब्लॉक करने लगते हैं, ये पार नहीं कर पाता ड्यू टू इट्स एबनॉर्मल शेप, है ना। तो इट स्टार्ट्स ब्लॉकिंग द माइक्रो कैपिलरीज। सेकेंड पॉइंट में लिखो, it starts the RBCs start aggregating, है ना, the RBCs start aggregating and blocking the micro capillaries, छोटे छोटे कैपिलरीज जो होते हैं उनको ब्लॉक करने लगता है, ठीक है, leading to impaired blood flow to different organs, अलग अलग ऑर्गन में ये ब्लॉक कर दिया कैपिलरीज को, तो ब्लड उसके आगे कहाँ से जाएगा, वो जगह तो ब्लॉक हो गया, तो ऑर्गन को आपका ब्लड जाना कम हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लिखो, थर्ड पॉइंट, आपको पता है कि जो स्प्लीन होता है, दिस इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, स्प्लीन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड क्यों बोलते हैं कि जो भी आरबीसी आपका पुराना होते जाता है ना, जिसका एज हो जाता है, जो अब ऑक्सीजन कैरी करने के लिए अब कैपेसिटी नहीं रखता है, तो उसको यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। कहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है, स्प्लीन में। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, नॉर्मल लाइफ स्पैन इज 120 days, द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसीज इज 120 days।
तो अब इसके चलते क्या हो रहा है कि ये आरबीसी पहले ही बर्बाद हो गया। लो ऑक्सीजन टेंशन की वजह से ये जो बाइकनकेव शेप का आरबीसी था ये अभी ही खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। अब इस सेल का क्या ही काम होगा। तो जैसे जैसे ये स्प्लीन में जाता है तो स्प्लीन क्या करता है, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने लगता है ना। तो देयर इज एक्सेसिव, लिखो थर्ड पॉइंट, देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज, देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इन द स्प्लीन, है ना। देयर इज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज इन द स्प्लीन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट आगे आते हैं। ठीक है, अब ये इसका डिस्ट्रक्शन होने की वजह से क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होने की वजह से आपको पता है आपके बॉडी में एनीमिया होता है। व्हाट इज एनीमिया, है ना, व्हाट इज एनीमिया। तो एनीमिया हम कुछ नहीं, आप नॉर्मल अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलेगे ना, नॉर्मल इंसान की लैंग्वेज में, तो एनीमिया इज डिक्रीज, एनीमिया खून की कमी हो जाने को एनीमिया बोलते हैं। तो हम कब बोलेंगे कि किसी को खून की कमी हो गई, हम किसी को खून की कमी हो गई तब बोलेंगे जब या तो उसका जो बॉडी का नॉर्मल हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम हो जाए, या फिर उसका जो आरबीसी का नंबर्स है वो नॉर्मल से घट जाए, है ना। इन दोनों केसेस में, दोनों के एक में से भी होने से हम बोलेंगे कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, तो आरबीसी के घटने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ गया। तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका आरबीसी का नंबर घट जाएगा। तो विल दैट पर्सन सफर फ्रॉम एनीमिया, यस दैट पर्सन विल सफर फ्रॉम एनीमिया। तो फोर्थ पॉइंट में लिखो, है ना, द पर्सन सफर्स फ्रॉम hemolytic anemia, the person suffers from hemolytic anemia। ठीक है, hemolytic मतलब, hemolytic anemia is a type of anemia, ज्यादा नहीं जाना है, थोड़ा सा जान लो। हीमो मतलब रिलेटेड टू ब्लड एंड लाइटिक मतलब डिस्ट्रक्शन, कहीं पे भी लाइटिक वर्ड आएगा तो डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे एनीमिया क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, तो इसीलिए इस एनीमिया का नाम क्या हो जाता है, दैट इज हीमोलिटिक एनीमिया। ठीक है, तो दिस इज आपका सिकल सेल एनीमिया क्यों होता है, कैसे होता है। अब इसका डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स हम लोग देख लेते हैं। So since now you know that this is an autosomal recessive disorder, तो इसमें X वाले क्रोमोसोम का कुछ भी रोल प्ले नहीं होगा। तो इसमें अल्टीमेटली आपका अफेक्ट क्या हो रहा है, योर हीमोग्लोबिन इज गेटिंग अफेक्टेड, तो वी रिप्रेजेंट इट लाइक HB, है ना, HbA से हम नॉर्मल हीमोग्लोबिन को आपका रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर किसी का भी जो हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन चेन अगर दोनों का दोनों नॉर्मल होगा, अच्छा बीटा ग्लोबिन चेन ऑब्वियसली इज कोडेड बाय अ जीन, है ना। ये जेनेटिक डिसऑर्डर क्यों है सिकल सेल एनीमिया, बिकॉज बीटा ग्लोबिन चेन इज कोडेड बाय जीन्स। आपको पता है ये बीटा ग्लोबिन को कोड करने वाला जो जीन होगा अगर नॉर्मल होगा तो वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन चेन बनाएगा। तो उसको हम दो, ऑब्वियसली अब जीन कोड कर रहे हैं तो दो जीन होगा, जीन्स आर ऑलवेज इन पेयर्स, तो HbA से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर ये कैरियर हुआ पर्सन तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल होगा उसका हीमोग्लोबिन चेन और दूसरा हीमोग्लोबिन चेन विल बी ऑफ सिकल सेल टाइप। ठीक है, थर्ड इज HbS, अगर दोनों का दोनों उसका सिकल सेल वाला जीन होगा तो फिर उसको सिकल सेल एनीमिया होगा। अब आप याद रखिए कि इस टाइप के जो पर्सन होते हैं उनका लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, लाइफ इज जनरली शॉर्ट, है ना। अगर उसका कोई उसको जीन थेरेपी नहीं मिली, है ना, उसको
तो दिक्कत है ना। तो ऐसे पर्सन को आप क्या रखिएगा, ट्राई करिएगा हमेशा एकदम एम्पल ऑक्सीजन के साथ रखे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करके चले, फिर भी मतलब कितने ही दिन जिएगा वो, ये सब सपोर्टिव मेजर्स है। तो ऐसे पीपल का लाइफ आर शॉर्ट, ठीक है। अब ये तो जो जीन होता है जनरली आपका ये रहता है। ऑब्वियसली रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो अगर ये हेट्रोजाइगस होगा तो मेरे को पता नहीं चलेगा कि दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया, है ना, क्योंकि उसमें एक नॉर्मल जीन काम कर रहा है। तो आपका आधा बीटा ग्लोबिन जीन सही रहेगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उनमें इतना मतलब एज लॉन्ग एज बहुत ज्यादा ऑक्सीजन का डिप्लीशन ना हो, उनमें कुछ भी मेरे को फिनोटाइप में फर्क नहीं पता चलता। अब इसका इम्पोर्टेंस ये है, याद रखना, देयर इज वन इम्पोर्टेंस ऑफ दिस जीनोटाइप। देखा गया है कि अफ्रीकन या निग्रो रीजन में ऐसे वाले फिनोटाइप के लोग बहुत मिलते हैं, है ना। ऐसे फिनोटाइप के लोग ज्यादा मिलते हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड पूरा का पूरा सिकल सेल। ऐसा क्यों, है ना। आप बोलेगा मैम ये तो ज्यादा हेल्दी है, तो ये तो ज्यादा सरवाइव करने चाहिए एनवायरनमेंट में इन कंपैरिजन टू द हेट्रोजाइगस टाइप, सारा ये तो खैर बीमारी है। तो ऐसा क्या होता है कि ये ज्यादा मिलता है मेरे को अफ्रीका और ये सब रीजन में। तो अफ्रीका ये सब रीजन में क्या होता है, there are a high number of mosquitoes, ठीक है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ मस्कीटो होते हैं। तो मस्कीटो होने की वजह से कौन कौन सा डिजीज हो सकता है बताओ, डेंगू, है ना, मलेरिया, मेन इज मलेरिया, यहाँ पे हमको मलेरिया का काम है। अब ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो मलेरियल पैरासाइट होता है, दिस डिवाइड्स इन आरबीसीज, ये आपके आरबीसी में रेप्लिकेट करता है। विच पैरासाइट कॉजेस मलेरिया, नेक्स्ट क्लास में, लाइव क्लास में मैं पूछूंगी, मलेरिया का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पता करके रखना, ठीक है। तो मलेरिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, हिंट, इट इज अ प्रोटोजोआ, तो वो आरबीसी में आपका रेप्लिकेट करता है, आरबीसी में मल्टीप्लाई करता है। अब ऐसा जो थोड़ा सा आपका क्या बोले हेट्रोजाइगस टाइप का, जो अगर मान लेते सिकल सेल वाला डिजीज पर्सन होगा, उसमें आरबीसी थोड़ा कम रहेगा, बिकॉज उसमें थोड़ा तो हीमोलिटिक एनीमिया का सिम्टम्स हो सकता है, पूरा नहीं होगा, थोड़ा हो सकता है। कुछ नंबर ऑफ आरबीसीज आपके स्पिंडल शेप रहेगा, इतना नहीं होगा कि आपको फिनोटिपिकली उसका कुछ पता चल सके। तो ये आप सोचिए कि अब ये जो मलेरियल पैरासाइट है, ये किसको अफेक्ट करना चाहेगा, विथ नॉर्मल आरबीसी वाले को या फिर जिसका आरबीसी खराब है। तो ऑब्वियसली आप अपने लिए कैसा घर चुनिएगा, जो पूरा हेल्दी है ना, टूटा फूटा घर थोड़ी चुनिएगा, है कि नहीं। तो ये मलेरियल पैरासाइट जो है, इट टेंड्स टू अफेक्ट दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप मोर, है ना। नॉर्मल जीनोटाइप जिनका हीमोग्लोबिन के लिए रहता है, उसको ये ज्यादा अफेक्ट करता है इन कंपैरिजन टू सिकल सेल वाला। तो ऐसे जो हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के साथ जो पीपल होते हैं, वो सिकल सेल एनीमिया से तो नहीं मरते, लेकिन मलेरिया से मर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अफ्रीका जैसे कंट्रीज में देखा गया है कि दिस टाइप ऑफ जीनोटाइप इज मोर प्रेवलेंट। एंड आपको एम्स टाइप का, है ना, हाई इल्ड क्वेश्चन, आपको ये याद रखना है कि ये जो वाला हीमोग्लोबिन है, इस टाइप का जो हीमोग्लोबिन है, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन है, HbA HbS, दिस कन्फर्स रेजिस्टेंस, दिस कन्फर्स रेजिस्टेंस टू मलेरिया, है ना। ऐसा वाला डिजीज अगर इसका किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऐसा जीनोटाइप है, तो ही और शी इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम मलेरिया ना। ये तो अपने आप में ही मर जाएगा, है ना। ऊपर वाला अगर मलेरिया रहा तो वैसे इंसान को मलेरिया होगा, लेकिन इसको मलेरिया नहीं होगा। तो अफ्रीकन ये सब रीजन में देखा गया है कि ऐसे वाले लोग ज्यादा सर्वाइव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नॉर्मल स्टेट, दिस इज नॉर्मल स्टेट, दिस इज कैरियर स्टेट, and this is your affected state, ठीक है। सो आपका सिकल सेल एनीमिया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में आई विल पिक अप फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड थैलेसीमिया, और टाइम बचा तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स डिस्कस करेंगे।